तो शुरू करते हैं आज का। अच्छा, कल जो है पेपर 16 जनवरी को पब्लिश नहीं होगा। कल छुट्टी है। चलिए तो शुरू करते हैं। ये आईआर का न्यूज है, क्या करा है। मुइजो सेट्स March 15 डेडलाइन फॉर इंडिया टू विड्रॉ 100 विड्रॉ ट्रूप्स। ट्रूप्स मतलब क्या होता है? सैनिक। तो देखिए क्या है। मालदीवियंस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजो has asked India to withdraw its troops from the island nation by March 15th, a top official said on Sunday, posing the latest in a series of diplomatic challenges from Mali to New Delhi since his September election win. तो क्या करें कि मालदीव में जो डिफेंस फोर्स थे ना हम लोगों का, इंडिया का, तो वो वहां पे है, वहां के प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन इन्होंने क्या बोला था इलेक्शन के समय ही, जब इलेक्शन नहीं हुई थी, जब इलेक्शन का चुनाव मतलब एडवर्टीजमेंट चल रहा था, विज्ञापन, उसी टाइम वो ये कह रहे थे कि इंडिया को आउट करो। इसी के नाम पे जीता भी वो इलेक्शन। और अब ये जो है बोला है कि 15 मार्च के बाद आपके जो डिफेंस है उसकी मुझे जरूरत नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है ना। तो अब इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे तो देखेंगे हम। वहां को प्रोटेक्ट हम ही लोग करते हैं अभी तक। 15 मार्च के बाद नहीं। तो ये सब मालदीव के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि तुम वापस चले जाओ हाँ, वो कह हमारी। रहा है कि आप अपना डिफेंस ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए आपका डिफेंस। अब ठीक। जरूरत नहीं है। हाँ, अब उधर से चाइना साथ दे दिया ना, इसलिए। अच्छा। अब देख लो। ये है ना, मैं बता दे रहा हूँ कि होगा क्या अब। मालदीव जो है ना, बन जाएगा किसके तरह, श्रीलंका की तरह। जैसे उसको भी चाइना पहले लोभ दिया, अच्छे से लोभ में फंस गया। अब बेचारा श्रीलंका कर्ज में डूबा हुआ है। अगर आप लोग को पता होगा तो वहां बहुत बीच में क्राइसिस आई थी इकोनॉमिक। गैसों के कीमत बढ़ गए थे। 2-2 हजार रुपए में सिलेंडर मिलता था, फिर भी नहीं मिलता था। दाल चावल सब खत्म हो गया था। तो ट्रैप में फंसाता है चाइना अच्छे से, इसको भी अब फंसा। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो हमारा इंडियन ओशियन वाला रीजन में क्या है, इसके थ्रू हम वहाँ इस उस एरिया को अच्छे से ऑब्जर्व मॉनिटर कर सकते थे। तो अब हमें वहां परेशानी होगी। चलो थोड़ा सा देखते हैं ये क्या है। 2023 जो है रिकॉर्डेड मेनी ऑफ द हॉटेस्ट डेज ऑन लैंड एंड सी। तो 2023 जो है, तो लैंड और सी दोनों जगह अभी तक का सबसे गर्म दिन रहा है। 2023 साल देखो, 1 लाख साल में ये सबसे ज्यादा वार्मेस्ट ईयर है। कौन सा? 2023। और ये क्वेश्चन जरूर आएगा प्रीलिम्स में, 99% देख लेना, निश्चित आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है। तो रीजन्स जैसे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, चाइना, इन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड तोड़ जो है वहां पे हीट आया, मतलब गर्मी आया। फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है 2023 के वार्मेस्ट ईयर के लिए? तो एक तो है कि ग्रीन हाउस गैस जो है क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। वो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। दूसरा क्या रीजन है, कुछ नेचुरल फेनोमेना जैसे एल नीनो। याद है एल नीनो की वजह से क्या हुआ, ये साल और ज्यादा गर्म हो गया। तो ये है क्या, ए टेम्पोररी वार्मिंग इन द सेंट्रल पैसिफिक अफेक्टिंग द ग्लोबल वेदर पैटर्न। अब कहता है कि ये क्या करता है एल नीनो, जो पैसिफिक, सेंट्रल पैसिफिक ओशियन है, वहां पे टेम्परेचर राइज होने की वजह से ये फेनोमेना होता है एल नीनो। ठीक है। और किसकी वजह से, तो आर्कटिक, सदर्न और इंडियन ओशियन जो है, इसके ऑसिलेशन से, मतलब इसके टेम्परेचर घटने बढ़ने से ये जो है एल नीनो होता है। और ये भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, 2023 को वार्मेस्ट ईयर बनाने के लिए। अब कहता द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इन 2023 was 14.98 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, which was 0.17 डिग्री सेल्सियस हायर देन द प्रीवियस हाईएस्ट एनुअल एवरेज इन 2016। तो क्या कह रहा है कि 2016 की बात करेंगे ना, और अभी का बात करेंगे 2000, मतलब पिछले साल का 2023 का, तो कह रहा है क्या, कितना टेम्परेचर बढ़ गया, 0.1 डिग्री सेल्सियस। और टोटल बात करेंगे तो कितना, ये दिया हुआ। अच्छा, ये क्या है, तो पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया था। अच्छा, ये एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास।
तो 2016 से बात करेंगे अभी का, तो कितना टेम्परेचर बढ़ गया? 0.1 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इतना टेम्परेचर अभी तक बढ़ा 2016 से लेकर 2023 तक, ग्लोबल एवरेज की बात करें पूरे वर्ल्ड का। क्या लगता है, कुछ ज्यादा बढ़ा है या थोड़ा बहुत बढ़ा है? बताओ। थोड़ा बहुत बड़ा है सर। 0.1 से बहुत बढ़ गया। हाँ सर। एक्चुअली में ये सही में बहुत बढ़ गया। 1.1 डिफरेंस होगा ना, तो हर चीज का पैटर्न, यहाँ तो 0.17 है। तो ये वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे ना, तो ये बहुत बड़ी आंकड़ा है, समझ गया। अब इससे बहुत कुछ हो सकता है, जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन का पैटर्न बदल सकता है पूरे वर्ल्ड का। अच्छा, द प्लानेट वाज आल्सो 1.48 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन द प्री इंडस्ट्रियल एवरेज। तो 1850 से लेके 1920 जो है, ये है क्या है? प्री इंडस्ट्रियल एरिया है। देखो ये याद रखना, 1850 से 1900 कैसे, बहुत बार जिक्र होता है ये क्या है? प्री इंडस्ट्रियल एरिया, प्री इंडस्ट्रियल एज। अब देखिए, तो कहता है कि जो अर्थ है, अर्थ भी हमारा कितना डिग्री टेम्परेचर हुआ है? तो 1.48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है हमारे अर्थ का। और 2023 आप लोग को याद होगा कितनी गर्मी पड़ी थी सच में। उसके बाद ये यहाँ देखिए। पे सर, हाँ, यहाँ पे बोलो। अर्थ का ये आपने जो बताया ना 1.48 डिग्री ये टेम्परेचर हम्म। बढ़ा है अर्थ का। हाँ, अर्थ का इतना बढ़ गया, जो जनरल टेम्परेचर होता था उससे इतना बढ़ गया। सॉरी, ये नहीं, 1.48 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1900 1900 के बाद जो बात करेंगे, तो और अभी का बात करेंगे, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है? 1.48 डिग्री सेल्सियस। और कहता है क्या? तो लगभग कितना है? 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो पेरिस एग्रीमेंट बोला था कि इससे ज्यादा टेम्परेचर को हम बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है ना? तो उतना आसपास आ गया है टेम्परेचर, अब बढ़ेगा और। अब ये देखिए एक न्यूज है। अच्छा, ये बी नहीं होगा, जीएस पेपर 3। ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर न्यूज है। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि रेल वगैरह ये बराबर एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इसमें मेडिकल केयर की क्या स्टेटस है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इंडियन इंडियन रेलवेज ट्रांसपोर्ट्स मोर देन 2.3 करोड़ पैसेंजर्स डेली। तो अगर हम बात करेंगे कितना रेलवे, इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट करती है लोगों को, तो 2.3 करोड़, मतलब 2.5 करोड़ के आसपास है। तो कहता है कि उत्तराखंड की जो आबादी है, 2022 में जितनी आबादी थी उसका 2 गुना जो है ट्रेन डेली पैसेंजर को आने जाने का, ले जाने का काम करता है। कहता है कैटरिंग टू द हेल्थ नीड्स ऑफ दिस पॉपुलेशन इज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहता है क्या, ये जो 2.3 करोड़ लोग हैं, तो इसके हेल्थ की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी चाहिए? इंडियन रेलवेज को। 2017 में क्या हुआ? 1076 मेडिकल इमरजेंसी वर रिपोर्टेड एट द कटपडी जंक्शन रेलवे स्टेशन इन वेल्लोर, तमिलनाडु। तो मेडिकल इमरजेंसी जो है, कितना पेशेंट करीब आए थे तमिलनाडु में? 1076 केसेज आए थे 2017 में। मेडिकल इमरजेंसी समझते हैं ना, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में चले जाना, जैसे हार्ट अटैक आ गया, ब्लड प्रेशर फेल हो गया, ये सब चीज। एक क्वार्टर ऑफ दिस इमरजेंसीज वर ट्रोमा रिलेटेड। तो कहता है कि इसमें जो 1076 में एक चौथाई क्या था? ट्रोमा से, मतलब घाव वगैरह ये सब से रिलेटेड था। और बाकी जो था वो क्या था? छोटे मोटे बीमारी था, जैसे फीवर टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस लाइक लो ब्लड शुगर, जैसे किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, कोई डर गया ट्रेन एक्सीडेंट से, ये सब चीजें। लेकिन मेनली क्या था? एक चौथाई ट्रोमा रिलेटेड। ट्रोमा मतलब इसमें घाव भी होता है, या बहुत, मतलब कोई जैसे बीमारी हुआ ना ठीक होने वाला, वो भी ट्रोमा के अंदर ही आता है। अब कहता है कि करीब 1 in every 10 इमरजेंसीज रिपोर्टेड एट द स्टेशन इमरजेंसी हेल्प डेस्क। अब कहता है क्या कि 10 10 में से जो है एक जो है, हर 10 इमरजेंसी में एक जो इमरजेंसी है, कहाँ पे यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है? ये हॉस्पिटल का नाम दिया हुआ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में। तो ये तो हमारे काम का नहीं है। यहाँ है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन आर ऑन द राइज इन इन इंडिया। तो जैसे हम बात करेंगे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये इंडिया में क्या कर रहा है? बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। कौन? जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन,
तो कहता है इन द लास्ट फ्यू इयर्स द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू द हार्ट अटैक्स हैज आल्सो राइजन शार्पली। तो कहता है कि अगर पिछले साल की बात करेंगे तो ज्यादातर लोग जो मरे हैं किससे मरे हैं, हार्ट अटैक से। तो कहने का मतलब कि क्या इन लोगों का हेल्थ कैसे सही रहेगा, क्या इसके लिए कोई केयर किया जा रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब इंडियन रेलवे को करना चाहिए, ये बातें कही गई है। प्रोविजन, अब एक चीज देखो, जब भी आप पढ़ते हैं ना एडिटोरियल, पढ़िए सब कुछ, लेकिन जब आप पेपर में लिखोगे ना तो ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर में आप क्या बनोगे, ऑफिसर बनोगे, तो सरकार को सपोर्ट करोगे। अगर ज्यादा क्रिटिसाइज किए तो मेंस में नंबर ही नहीं देगा, काट देगा नंबर। तो बैलेंस करके चलना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, कुछ जजमेंट है तो अगर आपको क्रिटिक्स करना है, कोई जजमेंट आया तो उसके बेसिस पे कह सकते कोर्ट ने ये बोला, तो वैलिड रहेगा। अब कहता है प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी केयर मेडिकल केयर प्रोविजंस इन द इंडियन रेलवेज हैज इवॉल्व्ड टू एड्रेस इमरजेंसी मेडिकल कंडीशंस एंड नॉट एक्सीडेंट रिलेटेड इमरजेंसी अलोन। तो कहता है क्या कि इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन का जैसे इवॉल्व हुआ है इंडियन रेलवे में तो उसमें क्या है कि एक्सीडेंट रिलेटेड इमरजेंसी को भी इवॉल्व हुआ है, ना कि सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी। एक्सीडेंट रिलेटेड मतलब कि जब क्रैश कर गया ना प्लेन, तब की बात कर रहे हैं, तब भी मेडिकल सुविधा, तो दोनों के लिए प्रोविजंस लाए गए हैं। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे, 1995 में क्या हुआ, स्पेशल फर्स्ट एड बॉक्स आया, जिसमें क्या था, तो उन ट्रेनों में ये था फर्स्ट एड बॉक्स बॉक्स जो लॉन्ग ट्रेन डिस्टेंस है, जो सुपर फास्ट ट्रेन होती है ना, उनमें ये था। जैसे शताब्दी और राजधानी में सबसे पहले यहाँ पे मेडिकल सुविधा की गई 1995 में। तो इस बॉक्स में कितना आइटम होता था, 49 आइटम्स होता था, तो जो डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता था ट्रेवलिंग के दौरान, मतलब ट्रेन में जो डॉक्टर था। फिर उसके बाद इसका नया इम्प्रूव वर्जन आया गया, ऑगमेंटेड फर्स्ट एड बॉक्स। इसमें कितना आइटम किया गया, 58 आइटम्स किया गया। फिर नवंबर 1996 में क्या किया गया, एक पायलट प्रोजेक्ट लाया गया, जिसमें क्या किया गया, रेलवे स्टेशन ए मेडिकल टीम इनटू इनटू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन। दिस टीम कंसिस्टेड ऑफ ए मेडिकल ऑफिसर, ए मेल नर्स एंड एन अटेंडेंट। तो कह रहा है कि फिर उसके बाद 1996 में क्या है, एक पायलट प्रोजेक्ट आया, जिसमें क्या किया गया, तो जिसमें रेलवे जो है एक मेडिकल टीम बनाया, ठीक ना। मतलब कि अगर एक स्टेशन यहाँ दूसरा स्टेशन यहाँ, तो बहुत ज्यादा अगर डिस्टेंस है तो उसके बीच में, और हर टीम में जो है, मतलब जो टीम बनाया गया हर स्टेशन पे, तो एक टीम में मतलब एक मेडिकल ऑफिसर, एक मेल नर्स और एक अटेंडेंट, जो मतलब कंपाउंडर जिसको बोलते हैं। अब कहता है इन द नेक्स्ट 4 years however the railway founded the team was mostly idle with the doctors attending only to minor elements। तो क्या हुआ, अगले 4 साल में जो है, फिर 1996 से लेकर 4 साल तक 2000 तक कुछ खास केस नहीं मिला, सब कुछ ठीक ठाक था। तो ओनली 4 critically ill passengers were recorded in this time and none survived due to the lack of adequate resources in the moving train। तो जिसमें सिर्फ 4 ही क्रिटिकल कंडीशन मिला, बाकी और कोई ऐसा नहीं कि जो जिसको मान चलो कि प्रॉपर व्यवस्था नहीं मिला, लगभग सबको व्यवस्था मिला। तो रेलवे क्या किया, डिसकंटिन्यू कर दिया इस सर्विस को, पायलट प्रोजेक्ट को, ठीक है। लेकिन क्या किया, मेडिकल हेल्थ केयर एक्सेसिबल को रहने दिया। मतलब अगर कोई चाहे ट्रेवलिंग के दौरान अगर आप डॉक्टर सुविधा लीजिएगा तो आपको 10% डिस्काउंट भी हो जाएगा, फिर आपको मेडिकल सुविधा दी जाएगी आपको रूट में, फीस लगेगा, फ्री नहीं है। लेकिन ये क्या हुआ कि ये जो मेडिकल प्रोविजन था ना, इनएडिक्वेट हो गया, अपर्याप्त हो गया। कैसे, कि जब एक थे नेत्रपाल सिंह, ठीक ना, ये चीफ लीगल असिस्टेंट थे, रेलवे में ही थे, तो इनकी जान नहीं बच पाई। इनका हार्ट अटैक हो गया था जब ये जयपुर से कोलकाता थी कोटा जा रहे थे 2004 में। फिर इस पे केस टेस हुआ, तो फिर उसका कोर्ट ने बोला कि ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए जो है 4 बेड आपको रिजर्व करके रखना पड़ेगा, मतलब उस पर किसी को बैठने नहीं देना है, वो मेडिकल सुविधा के लिए रखना है, जब कोर्ट में केस गया। ये तो हुआ बैकग्राउंड। अब देखते हैं करंट स्टेटस क्या है अभी। तो 2018 में क्या हुआ, जब लोकसभा में जो रेलवे के मिनिस्टर है उनसे जब पूछा गया, तो उन्होंने क्या बोला कि ऑल रिकमेंडेशंस ऑफ द एम्स एक्सपर्ट कमिटी हैड बीन इम्प्लीमेंटेड। बोला कि एम्स के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उन्होंने जो रिकमेंड किया मैंने उसे लागू कर दिया है। और 2021 में क्या हुआ, एक इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया गया, 139, ये रेलवे का हेल्पलाइन है, ठीक है।
तो इसमें आप कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल असिस्टेंट। अगर आपको मेडिकल सुविधा चाहिए तो भी आप इसी नंबर पे फोन करोगे, तो आप बोलोगे ना कि मुझे मेडिकल सुविधा चाहिए, तो आप अपना पीएनआर नंबर बताओगे तो आपको सुविधा मिल जाएगी। मैंने एक बार सुविधा लिया हुआ कोरोना के टाइम। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉल फ्री है, बाकी तो पैसा लगता है। फिर फरवरी 2023 में अश्विनी वैष्णव ने क्या बोला कि मतलब हर रेलवे स्टेशन पे एक डॉक्टर को रिक्रूट करना ये अननेसेसरी है, तो हटा दिया गया। फिर ये देखिए प्रीलिम्स से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट न्यूज रहेगा। क्या नाम है? मुनावर राना। ठीक है, मुनावर राना। ये क्या है? उर्दू पोएट है। ठीक है, उर्दू में पोएट लिखते हैं, और इनकी जो फेमस पोएम है, क्या है फेमस पोएम? उनका नाम है माँ। तो याद रखिएगा, मे बी आस्क्ड यू। ठीक है, यूपीएससी में भी आस्क्ड यू। तो हाँ, ये न्यूज बनाने में थोड़ा समय लगा, तो इसको इस न्यूज को ना थोड़ा ध्यान से समझना है। क्वांटम साइंस के बारे में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। अच्छा, मान लीजिए आईटी क्या है? आईटी बिकम्स इसेंशियल। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंस है? कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, बैंकिंग सुविधा के लिए, बिजनेस के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट, और भी बहुत सारे ऐसे चीज जो हमारे लाइफ में चल रहे हैं। क्या जरूरत है कि नहीं आईटी सेक्टर की? निश्चित रूप से जरूरत है। कहता इट्स प्रीवेलेंस मेक्स अस वंडर इफ सोसाइटी कैन सरवाइव विदाउट इट। तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे अगर आपने कल्पना किया कि ये सोसाइटी बिना इसके रहे। किसके? बिना आईटी के, मतलब बिना टेक्नोलॉजी के, तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर कहता है आईटी रिलाइज ऑन गैजेट्स। तो आईटी किस पे मतलब किस पे काम करता है? तो गैजेट्स पे। तो गैजेट्स क्या होता है? स्टोर एंड प्रोसेस वास्ट अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एट ह्यूमनली इम्पॉसिबल स्पीड्स। तो कहता है क्या कि गैजेट क्या काम करता है? स्टोर करता है, डेटा स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब जो प्रोसेस मतलब कि जैसे वो काम करता है, तो बहुत स्पीड से काम करता है, बहुत स्पीड से डेटा को स्टोर करता है, और आपको जब जरूरत हो तो आपको इंफॉर्मेशन भी देता है डेटा। ठीक है, तो ये जो स्पीड है क्या है? बहुत ज्यादा स्पीड में काम करता है, जो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। मतलब इतने स्पीड से आदमी जो है स्टोर कर ही नहीं सकता। जितना स्पीड से मोबाइल में डेटा भरते हो उतना स्पीड से तुम्हारा दिमाग याद रख पाएगा? नहीं है पॉसिबल। अब देखते हैं गेट इन कंप्यूटिंग। तो कंप्यूटर में गेट का क्या मतलब होता है? गेट क्या होता है? गेट होता है सर्किट। सर्किट समझते हो? जब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खोलोगे तो देखो ग्रीन कलर का जो रहता है वो, जिसपे सारा इंस्ट्रूमेंट बैठाया रहता है, वही होता है सर्किट। देखे हो कि नहीं? समझ में आ रही है? जल्दी बोलो। हाँ सर। ठीक है। अब कहता है कि बीट क्या होता है? तो बीट इज द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज। बीट जो है एक बहुत छोटा टुकड़ा होता है कंप्यूटर में, जो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ऑफन ए लार्ज नंबर ऑफ बिट्स इज रिक्वायर्ड टू कन्वे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो कहता है क्या, लार्ज नंबर का जो बीट होता है, जब आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो ज्यादा बड़े बिट्स की जरूरत होती है। इन ए कंप्यूटर ए बीट इज ए फिजिकल सिस्टम। कंप्यूटर में बीट क्या होता है? एक फिजिकल सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है? विथ टू एजली डिस्क। हाँ, क्या लिखा हुआ है? डिस डिस डिसर्निबल। क्या नाम है? डिसर्निबल कॉन्फ़िगरेशंस और स्टेट्स। एग्जांपल हाई एंड लो वोल्टेज। तो बीट्स का क्या मतलब होता है? बीट्स का मतलब होता है जिसमें दो कॉन्फ़िगरेशन या दो अवस्था। मतलब कि जैसे बीट्स है तो बीट्स में दो अवस्था। एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक है हाई वोल्टेज और एक क्या है? लो वोल्टेज। यही बीट्स पे कंप्यूटर काम भी करता है। बीट्स का जो कंप्यूटर का जो फंक्शन होता है बीट्स ही होता है। कहता these physical bits are useful to represent and process expression that involve 0s and 1s. For instance, low voltage can represent 0 and high voltage can represent 1. तो कहता ये जो फिजिकल बिट्स है, एक्चुअली यही बिट्स हमें क्या चीज में हेल्पफुल होता है? जो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग प्रोसेस डालते हैं कंप्यूटर में, कोई भी प्रोसेस होता है
तो उसमें इसी चीज की जरूरत होती है, बिट्स की। और बिट्स, तो बिट्स में क्या इन्वॉल्व है, 0s एंड 1s। जैसे कि मान लो हाई वोल्टेज, तो एक है हाई वोल्टेज, एक है लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज किसको डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, 0s को, और हाई वोल्टेज 1 को। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जल्दी बोलो, जैसे बताता हूँ। जैसे आपने डाला एप्पल, तो एप्पल का मतलब क्या होता है, सेब। और एप्पल क्या है, एक फल है। तो दो कन्फिगरेशन, दो स्टेज है, तो मतलब एक स्टेज फल हो गया, एक स्टेज एप्पल हो गया। अब आई बात समझ में? जल्दी बोलो, नहीं समझ में आया? आवाज आ रही है आप लोग को? यस हाँ सर, आ रही है सर। आपको? ठीक है। अब देखिए क्या करना है, गेट क्या होता है, सर्किट में जो गेट होता है, एक गेट इज ए सर्किट, गेट एक सर्किट है। इसका काम क्या होता है कि जो भी आपने सर्च किया और जो आपको इंफॉर्मेशन देगा, मतलब जो वो प्रेडिक्ट करके इंफॉर्मेशन देगा, तो चेंज करने का काम करता है। कैसे करने का मतलब कि कब सेब दिखाना है, कब फल दिखाना है, इस चीज को जो चेंज करता है, ये कौन चेंज करता है, गेट या सर्किट। और कितनी स्पीड से चेंज करेगा, ठीक ना, कितनी स्पीड से चेंज करेगा, तो इसी से पता चलता है कि आपका कंप्यूटर कितना फास्ट है। तो जितना स्पीड से चेंज करेगा अंदर में प्रोसेस को, उतना स्पीड आपका फास्ट, मतलब उतना फास्ट है आपका कंप्यूटर। अब देखते हैं क्वांटम गेट क्या होता है। तो मॉडर्न कंप्यूटर, जो आजकल का कंप्यूटर है, वो क्या यूज करता है, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स टू बिल्ड सर्किट्स दैट फंक्शन एज बिट्स। ये देखिए, ये दिख रहा है आप लोग को, ये क्या है, ये एक चिप है। इस चिप में देखो, जैसे ये है, ये छोटा 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 दिख रहा है आप लोग को, ये सब क्या है, तो उसमें इसमें यहाँ तो चली नहीं, जैसे इसके अंदर ये सब क्या है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर। ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यही बीट्स के रूप में काम करता है। ठीक है ना? तो कहता है यूज सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर दैट बिल्ड सर्किट्स दैट फंक्शन एट बिट्स। और जो इसका फंक्शन क्या, बिट्स की तरह काम करता है ये ट्रांजिस्टर। कहता है कि ए सेमीकंडक्टर चिप होस्ट्स मोर देन 100 मिलियन ट्रांजिस्टर्स ऑन 1 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो, तो कितना ट्रांजिस्टर लगा होता है जो एक सेमीकंडक्टर चिप होता है, 1 स्क्वायर मीटर। क्या है, 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर नहीं है, 1 स्क्वायर मिलीमीटर है। मतलब समझे कि जैसे ये मान लीजिए इतना इतना होगा, ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर मिलीमीटर। ये डिस्टेंस, मतलब इतना डिस्टेंस। अब इस, अब देखो जैसे ये, अब इस पे क्या किया, इस पे हम ट्रांजिस्टर लगाए हुए हैं, कितना छोटा दिख रहा है। तो 1 स्क्वायर मिलीमीटर पे 100 मिलियन ट्रांजिस्टर को बैठाया गया है। 1 स्क्वायर मिलीमीटर मतलब एक पॉइंट दे दीजिए, जैसे इतना जगह है। समझ में आ रही है कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है? ये क्वांटम कंप्यूटर में यूज होता है, जो अभी का मॉडर्न कंप्यूटर है ना, वो क्वांटम कंप्यूटर में तो इससे भी ज्यादा। ठीक है ना? ये मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें। जो आप देखते हैं ना कंप्यूटर फास्ट है इतना, वो इसी की वजह से ये ट्रांजिस्टर ज्यादा से ज्यादा फिक्स किया जाता है चिप पे। कहता इमेजिन हाउ स्मॉल एन इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर इज, हाउ एंड क्लोज टू द एडजेसेंट ट्रांजिस्टर्स। अब आप समझिए कि जैसे ये दिखा है कि ये एक ट्रांजिस्टर है और ये ट्रांजिस्टर है, कितना डिस्टेंस है, कितना कम डिस्टेंस होगा जो हमारी आंखों से नहीं दिखाएगा। कहता दैट इज नॉट डिजायरेबल एज द, कहता एज ट्रांजिस्टर्स बिकम स्मॉलर दे बिकम मोर ससेप्टेबल टू क्वांटम इफेक्ट्स। तो जितना ट्रांजिस्टर को क्या करेंगे, छोटा करते जाएंगे, उतना क्वांटम इफेक्ट्स को दिखाएगा। मतलब जितना छोटा ट्रांजिस्टर उतना ज्यादा पावरफुल। वही हो रहा है, जैसे कंप्यूटर आ गया, बड़ा कंप्यूटर था, अब लैपटॉप आ गया, मोबाइल आ गया। तो मोबाइल में देखो कितना काम करता है, कंप्यूटर कितना काम करता है। क्यों काम करता है, क्योंकि यही ज्यादा ट्रांजिस्टर बैठाया गया है इसके चिप में।
अब देखिए कहता है दिस इज नॉट डिजायरेबल एज द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी विल देन बिकम अनरिलायबल कंप्यूटेशन टास्क, सो देयर इज अ लिमिट टू हाउ मेनी ट्रांजिस्टर्स कंप्यूटर कैन हैव। अब कहता है कि क्या हम लोग मतलब ये डिजायरेबल एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि कंप्यूटर का टास्क ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब कि जैसे ये चिप है, तो इस चिप में क्या है, मान लीजिए कि 100 मिलियन जो है, आप इसमें से ट्रांजिस्टर बैठा दीजिए, ठीक। अब मान लीजिए 100 बिलियन, तब तो इतना में नहीं लग पाएगा। तो इसका क्या मतलब, कंप्यूटर का दुनिया खत्म हो जाएगा? खत्म नहीं होगा। एक्चुअली क्या होगा, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना सर्किट, इसमें जगह नहीं बचेगा, तो उसके बाद किसकी रिवोल्यूशन की बात है? क्वांटम कंप्यूटर की बात है। वो इससे भी ज्यादा फास्ट रहेगा, अभी मैं बताऊंगा क्या। एक है मूरे लॉ। मूरे लॉ ने 1965 में क्या बोला कि कंप्यूटर का जो पावर है वो इंक्रीज कितना करेगा, 10 फोल्ड। कितना? 10 फोल्ड, मतलब 10 गुना ट्रांजिस्टर बढ़ते जाएगा हर 5 साल पे। ठीक है, हर 5 साल पे बढ़ते जाएगा। तो हम लोग जो है ऑलरेडी जो है, तो हम लोग क्या है, बहुत पीछे हैं इससे। कितना? थोड़ा सा पीछे, 2 फोल्ड इंक्रीज। तो हम लोग जो है हर 5 साल पे कितना फोल्ड इंक्रीज कर रहे हैं? 2 फोल्ड, मतलब 2 गुना। लेकिन इसका क्या मतलब है कि बट दिस डजंट हैव टू मीन वी आर नियरिंग द एंड ऑफ कंप्यूटिंग डेवलपमेंट। तो कहता है इसका मतलब यह नहीं है कि हम कंप्यूटर के डेवलपमेंट के अंत के पास पहुंच चुके हैं। तो अंत के पास जो पहुंचने वाले हैं, तो अब क्या आने वाला है? क्वांटम रिवोल्यूशन इज कमिंग। तो जैसे ये अंत होगा डेवलपमेंट ये वाला मूरे लॉ का, जब 10 फोल्ड होने लगेगा, तब क्या आएगा? क्वांटम इवोल्यूशन, क्वांटम कंप्यूटर। अब देखो क्वांटम कंप्यूटर जो काम करेगा, द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर इज क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स। देखो जो हमारा ट्रेडिशनल जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो किस पे काम करता है? बिट्स पे। और जो क्वांटम कंप्यूटर काम करेगा किस पे? क्यूबिट पे। तो इसका क्या मतलब होता है, इसको समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कोई आपने प्रोसेस किया, कुछ भी एक्सेस किया कंप्यूटर में, एक है प्लस, दूसरा है माइनस। तो एक बार में क्या आएगा? प्लस आएगा, या दूसरा में माइनस आएगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में क्या होगा? एक ही स्टेट में दोनों दिखाएगा आपको, प्लस और माइनस में। ये क्यूबिट्स। जैसे सिक्का उछाले, हेड या टेल, कोई ये कहेगा तो मॉडर्न कंप्यूटर इस पे काम कर। लेकिन हम उछाले और हेड और टेल दोनों एक साथ दिखाई दे, तो इसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है ना? अब आई थिंक समझ गया हूँ। कहता ए फंडामेंटल लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल कंप्यूटर्स कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इज दैट ईच बिट कैन एग्जिस्ट ओनली वन ऑफ द टू स्टेट्स। तो दो स्टेट है, 0 और 1। तो जो हमारा कंप्यूटर है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक समय में एक ही इंफॉर्मेशन देगा, या तो 0 या तो 1 दिखाई देगा। बट अकॉर्डिंग टू द क्वांटम फिजिक्स a qubit can also be in a superposition of its two states at the same time। तो लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता है, ये सुपर पोजिशन हो जाता है, मतलब 0 और 1 आपको एक साथ दिखाएगा। ठीक है ना? समझ गए? मतलब एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड पे दोनों है। अब या ऐसे समझो, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ था पेपर में, कि जैसे मान लीजिए कि आप ग्राउंड पे हो, आपके पास दो राज्य है और दोनों राज्य एक ही ग्राउंड पे हो। ये 0 और 1 वाला समझिए तो आसान लगेगा, सिक्का वाला, हेड एंड टेल। अब कहता टू परफॉर्म, देखो सुपर कंप्यूटर का पावर, टू परफॉर्म वन कैलकुलेशन दैट रिक्वायर्स 16 different inputs, a classical computer requires a total of 4 bits and 16 computations। ठीक है? तो मान लीजिए 16 डिफरेंट इनपुट्स है, मतलब आपने 16 वर्क दिया, कंप्यूटर पे डाला, एक्सेस किया, 16 इनपुट डाला, मतलब आपको 16 चीज के बारे में जानना है। तो जो क्लासिकल कंप्यूटर है कितना बिट्स का यूज करेगा? 4 बिट्स। ठीक है, और 16 पूछे हैं तो 16 बार उसको गणना करेगा, ऐसे काम करेगा। लेकिन जब आप आओगे ना कंप्यूटर पे, इस पे सुपर कंप्यूटर मतलब क्यूबिट्स में, तो ये आपको क्या करेगा, एक ही इसमें 16 कंप्यूटेशन है ना, 16 बार आपको गिनती करके आंसर देगा। ये जो है एक ही कंप्यूटेशन में आपको सारा 16 का 16 जानकारी दे देगा।
नहीं समझे बात को? जैसे अभी आप सर्च करते थे, एक बार मैं क्वेश्चन पूछते फिर दोबारा पूछते, आप एक ही क्वेश्चन सारा फिट कर दो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर में, एक क्लिक करोगे सारा आंसर दे देगा। आई बात समझ में? ये जल्दी बोलो। जल पूनम मधुरी, कोई भी नहीं समझ में आया? जल्दी बोलो। नहीं सर, क्या नहीं समझ में आया? मैं बता रहा हूँ, एक दो बार आप इसको देख लीजिएगा वीडियो को, अगर नहीं समझ में आएगा तो शाम वाले क्लास में मैं एक बार फिर से बता, ठीक है? ठीक। ये नया चीजें हैं तो थोड़ा समझने में समय लगेगा, ठीक है ना? चलिए कल मिलते हैं, और कल जो है, कल हॉलीडे है, कल पेपर पब्लिश नहीं होगी इसलिए, और कल जो है इसलिए हम टेस्ट करवा लेंगे, जो वीकली टेस्ट होता है ना आपका, वो करवा लेंगे। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं।